जय हिंद साथियों। तो साथियों आज से हम अपनी DSSB की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी पहली क्लास होगी मैथ की। आज की क्लास में हम मैथ के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इन प्रश्नों को सोल्व कराया जाएगा। और साथियों ये प्रश्न आपके आने वाले DSSB एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा उनके वर्गों का योग 468 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? उन दोनों संख्याओं का योग हमें बताना है। तो इस तरह के सवालों में जो भी दिया हुआ होता है पहले उनको लिख लेते हैं। दिया हुआ दो संख्याओं का गुणनफल, मान लिया पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y, दोनों का गुणनफल यानी कि x गुणा y बराबर कितना दे रखा है? 216 दिया हुआ है। और आगे क्या दे रखा है? उनके वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर, x का वर्ग हो गया, प्लस y का वर्ग y स्क्वायर, और इन दोनों का योग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 468। ये दोनों बातें हमें बता रखी है सवाल में। और निकालना क्या है? संख्याओं का योग हमें निकालना है, यानी कि x प्लस y दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा और इसी का मान हमें निकालना है, इसी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो आपको एक फॉर्मूला यहां पर याद करना होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला ये होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का पूरे का वर्ग बराबर होता है x की घात 2 प्लस का y की घात 2 प्लस का 2 गुणा x गुणा y। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे? x प्लस वाई स्क्वायर की जगह, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 468 और इस x गुणा y की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 216 और यहां से हमारा x प्लस वाई की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? ये थी हमारी 468 प्लस का 2 गुणा x गुणा y की वैल्यू कितनी थी? 216 थी। यहां अगर हम सवाल में देखें यहां पर तो ये हमारी 468 थी और यहां पर क्या था? 216। अब आगे इस सवाल को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? बराबर 468 प्लस 216 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 एकम 2 एक हासिल का 3 32 हो जाएगा और 2 दूनी 4 यानी कि 432 हो जाएगा गुणा करने के बाद। ठीक है। और इधर क्या चल रहा है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x प्लस वाई का वर्ग चल रहा है। ठीक है। आगे अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, 6 3 9 एक हासिल 10 का 0 हो जाएगा, 4 4 8 और एक हासिल का 9 यानी कि 900 आ जाएगा। x प्लस का y इसका पूरे का स्क्वायर बराबर 900। ये अभी तक हमारा सोल्व करके आ चुका है। ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस का y बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सोल्व करा रहे हैं। x प्लस का y का होल स्क्वायर बराबर, अगर ये 900 किसका वर्ग है? 900 ये 30 का वर्ग है। 900 की अगर बात करें तो 30 का वर्ग है। यहां इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा और x प्लस का y यानी कि दोनों संख्याओं का योग निकलकर कितना आ गया है? हमारा 30 आ गया है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन से ऑप्शन में 30 आंसर दे रखा है? तो हमारा है यहां पर ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 104 भाग 26 गुणा 5 प्लस का 8 गुणा 2 माइनस 6 का मान क्या है? इसका मान हमें बताना है इसको सोल्व करने के बाद। और ये सोल्व कैसे होगा? बोर्ड मास पर आधारित आपका ये सवाल है। अब बोर्ड मास क्या होता है? BODMAS, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी कि का को सोल्व करेंगे जिसका मतलब होता है गुणा, इसके बाद डिवाइड भाग को सोल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई गुणा को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन यानी कि प्लस के निशान को सोल्व करेंगे और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाएंगे। तो इन सभी का यूज करके इस प्रश्न को हमें करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और इस ब्रैकेट में भी किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 26 से 104 को भाग करेंगे और 26 से 104 को भाग करेंगे तो भाग जाएगी हमारी 4 बार। आगे गुणा का निशान ऐसा का ऐसे ही लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे हम 5, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 8 गुणा 2 लिख देंगे और माइनस का 6, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है। अब यहां पर 4 और 5 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, प्लस का 8 गुणा 2 माइनस का 6। इसके बाद क्या करेंगे? यहां पर इन दोनों की गुणा कर देंगे, 20 प्लस का 8 दूनी 16 माइनस का 6। फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे इनको तो हमारा हो जाएगा 36 माइनस का 6 और 36 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में जस्ता तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 3:6 है तथा मिश्र धातु बी में जस्ते तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 4:3 है, तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन को जरा वीडियो पॉज करके दोबारा से एक बार पढ़ लो। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी परेशानी हमें नहीं होगी। अब दिया हुआ क्या है, हमारे पास दो मिश्र धातु है ऑलरेडी, ए एंड बी, ठीक है, और ए का भार कितना है 72 किलोग्राम है, बी का भार कितना दे रखा है 70 किलोग्राम, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों मिश्र धातु किससे मिलकर बनी हुई है, जस्ते और तांबे से मिलकर बनी हुई है। दोनों मिश्र धातु जस्ते और तांबे से मिलकर बनी हुई है। ऐसे ही बी मिश्र धातु जो है ये भी किससे मिलकर बनी हुई है, जस्ता और तांबे से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ए मिश्र धातु कितनी मिलाई जा रही है 72 किलोग्राम और बी मिलाई जा रही है 70 किलोग्राम, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, अब ए में जस्ते और तांबे का अनुपात कितना है, ए में जस्ते और तांबे का अनुपात है 3:6 और बी में जस्ते और तांबे का अनुपात कितना है 4:3, ठीक है। अब हमें निकालना, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए यानी कि 72 किलोग्राम और 70 किलोग्राम इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल जो मिश्र धातु बनेगी उसमें जस्ते का भार कितना होगा, ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो भाई, पहले जो जस्ता है, ए में जस्ता कितना है, इस 72 किलोग्राम में जस्ता कितना है ये निकाल लेंगे हम। ऐसे ही बी में जस्ता कितना है वो निकाल लेंगे, 70 किलोग्राम में जस्ते की कितनी मात्रा है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो जो नई मिश्र धातु बनेगी उसमें जस्ते का भार हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को सोल्व करते हैं आगे। हम सोल्व किस प्रकार करेंगे देखेंगे आगे। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, दोनों अनुपात को, 6 और 3 कितना जाएगा 9 यूनिट। और 9 यूनिट किसके बराबर है, ये 72 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 से भाग कर देंगे सीधा सीधा, 9 × 72, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना आ गया 8 किलोग्राम आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोग्राम आ गई है, ठीक है। और जस्ता हमारा कितना था, जस्ता था हमारा 3 यूनिट, तो यहां से जस्ते का भार कितना आ गया है, जस्ते का भार आ गया 8 की अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 8 × 24 किलोग्राम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितना आ गया यहां पर जस्ता हमारा आ गया 24 किलोग्राम। तो ए में ये जो 72 किलोग्राम है इसमें 24 किलोग्राम क्या है, जस्ता है। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी के दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 7 यूनिट, और इस 7 से अगर हम 70 को भाग करेंगे तो 1 यूनिट की हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दोनों अनुपात का मतलब कुल अनुपात हो गया ना, और कुल भार, तो 70 से भाग करेंगे तो ये हमारा जाएगा 7 × 7 और 0 यानी कि 0 लग जाएगा, 10 किलोग्राम आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन जस्ता कितने यूनिट है 4 यूनिट है। अब इस 10 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ए में जस्ता कितना है, ए में जस्ता है हमारा 24 किलोग्राम और बी में जस्ता कितना है 40 किलोग्राम है, ठीक है। तो ए में 24 किलोग्राम है जस्ता हमारा और बी में कितना है 40 किलोग्राम है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 और 2 6, यानी कि हमारा आ जाएगा 64 किलोग्राम। तो जो नई मिश्र धातु बनेगी उसमें जस्ता हमारा कितना होगा 64 किलोग्राम होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो 64 दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में जो ट्रेन की लंबाई होती है यही हमारी दूरी बन जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 480 मीटर, यानी कि दूरी कितनी होगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है वो हमारी दूरी हो गई। और टाइम क्या हो गया यहाँ पर, टाइम हो गया हमारा 24 सेकंड, ठीक है। और निकालना क्या, ट्रेन की चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है S बराबर D/T, डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाती है, यानी कि 480 को भाग करेंगे किससे 24 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारी चाल किस में निकल कर आएगी, मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आएगी। लेकिन हमें जो आंसर दिए हुए हैं वो किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर ये जो सेकंड है इसके मिनट बनाएंगे। तो इसके मिनट बनाने के लिए पहले क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर मिनट बन गए और मिनट के घंटे बनाएंगे तो एक बार 60 से और गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 बार 60 से गुणा क्यों करिए, क्योंकि भाई हमारे पास सेकंड थे, पहली बार 60 से गुणा करी हमने तो क्या बन गया हमारे बन गए मिनट, और फिर दोबारा 60 से गुणा करी तो हमारे बन गए घंटे, ठीक है। और मीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अगर हम इसको मीटर को 1000 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे किलोमीटर बन जाएंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। सोल्व करते हैं आगे इसको। 24 से काटेंगे 48 को, 24 दूनी 48, 20 आ जाएगा।
और 1 2 3, इन 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो पीछे के काट देंगे, तो हमारा क्या बचेगा 2 गुणा 6 गुणा 6 ये बचेगा। ठीक है, गुणा करेंगे 2 छक्का 12 और 12 अड़छंग 72, यानी कि हमारा कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई है ट्रेन की। ठीक है, तो हमारा 72 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 72 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि चीनी का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या होगा, वो मूल्य हमें बताना है। ठीक है, जो चीनी का मूल्य है वो 20% कम कर दिया जाता है, तो उसको 20 किलो चीनी ही अधिक मिल रही है 2500 रुपए में। ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसका पुराना रेट क्या होगा, जब हमने इसका 20% मूल्य कम नहीं किया था तो मूल्य हमारा क्या होगा, पूरा 100% होगा। ठीक है, और 2500 रुपए की हमें क्या खरीदनी है, चीनी खरीदनी है। अगर इस 2500 को हम इस रेट से भाग दे दें 100p से, तो हमारा क्या आ जाएगा, चीनी की मात्रा आ जाएगी कि कितने किलोग्राम चीनी हमने खरीदी है या हमें मिली है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन बना रहे हैं कि 2500 बराबर क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर होकर इधर जाएगा, तो 2500 बराबर हो जाएगा 100p गुणा kg। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आगे क्या दे रखा है कि इसका मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, पहले 100 था, अब 20% कम कर दिया तो मूल्य कितना बचेगा भाई, 100 में से अगर 20 कम कर दिया तो कितना बचेगा 80p बचेगा, तो नया मूल्य क्या आ गया हमारा 80p आ गया है। और चीनी हम कितने रुपए की खरीद रहे हैं, उतने रुपए की ही खरीद रहे हैं 2500 रुपए की। ठीक है, तो इस 2500 को अगर हम भाग कर देंगे 80p से, तो क्या आएगा हमारा, किलोग्राम चीनी मिलेगी, चीनी की मात्रा मिलेगी, लेकिन चीनी की मात्रा कितनी मिलेगी, 20 किलो ज्यादा मिलेगी। पहले किलोग्राम मिल रही थी खाली, तो किलोग्राम लिया था हमने, किलोग्राम मिल रही थी, अब उससे 20 ज्यादा मिल रही है। ठीक है, 20 क्या मिल रही है, उससे ज्यादा मिल रही है। अब इस इक्वेशन को अगर हम आगे सोल्व करें, 2500 के बराबर मिले तो 2500 बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्लस का 20, और जब ये इधर जाएगा तो इन दोनों को गुणा करेगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 80p गुणा 80p, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशनों को देखें, हमारी इक्वेशन नंबर 1 देखें और इक्वेशन नंबर 2 देखें, तो दोनों 2500 के बराबर में है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल है ये दोनों, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, और इन दोनों को हम इक्वल में रख लेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वल में क्या 100p गुणा kg है, ध्यान रखिएगा 100p गुणा kg, 100p गुणा kg। दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, यह है हमारी 80 गुणा p और ब्रैकेट में गुणा का निशान लगाने के बाद kg प्लस का 20। ठीक है, ये है, तो यहां से क्या होगा, इस p से ये वाला p कट जाएगा, इधर बचेगा हमारा 100 kg बराबर, अगर इस 80 के अंदर गुणा करेंगे तो हमारा बचेगा 80 kg प्लस का इस 80 की और इस 20 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1600। जब हम आगे इसको सोल्व करेंगे 100 kg माइनस का, इसको पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे इस 80 को इधर को, तो माइनस में आएगा 80 kg बराबर 1600। ठीक है, और 100 में से 80 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 20 kg बराबर 1600 बचेगा, और kg बराबर कितना आ जाएगा 1600 बटे 20, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 80 किलोग्राम आ रही है हमारी, यानी कि किलोग्राम की मात्रा, ये जो हमने kg लिया इसकी जगह हम खाली kb ले सकते हैं, बस कुछ भी ले सकते हैं, माना था हमने ये। ठीक है, तो इस kg की मात्रा कितनी आ गई, 80 किलोग्राम आ गई, और kg हमारा क्या था, अगर हमें ध्यान हो तो kg क्या था हमारा, जो पुराना रेट था उससे जो चीनी मिल रही थी वो मिल रही थी। ठीक है, तो 80 किलो चीनी मिल रही थी, लेकिन नए रेट के हिसाब से कितनी चीनी मिल रही है हमें, 20 किलो ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो कितनी चीनी मिल रही है, 100 किलो मिल रही है, ये आपको समझ में आ गया होगा। केजी की वैल्यू निकल के कितनी आई है, 80 आई है। ठीक है, और 80 क्या है, अगर हम ऊपर देखें केजी की वैल्यू क्या थी, यहां पर केजी माना था ना हमने, ये केजी रहा, तो पुराने रेट से जितनी हमें चीनी मिल रही थी वो केजी था, और केजी की वैल्यू कितनी आई है, 80 आई है, यानी कि पुराने रेट से हमें 80 किलोग्राम चीनी मिल रही थी, और नए रेट से क्या हो रहा था, 20 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है, तो 80 और 20 कितना हो गया, 100 आ गया है। ठीक है, 80 और 20 कितना आ गया, यहां पर हमारा 100 आ गया है। ठीक है, और कितने रुपए में चीनी खरीदी है हमने, 2500 रुपए में चीनी खरीदी है, तो 2500 को अगर हम इस 100 से भाग दे दें तो हमारा आ जाएगा रेट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का क्या आ गया है, रेट आ गया है। ठीक है, और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारा 25 रुपए दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न सही समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में टाइप कर दे, मैं आपको और सरल तरीके से प्रश्न को समझाने की कोशिश करूंगा अगली क्लास में। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यदि एक संख्या y
587x 90 से पूर्णतः विभाजित है, तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। पहले संख्या को लिख लेते हैं। y 587x ये किससे विभाजित है, 90 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो 90 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, देखो भी 90 के लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 0 है, 90 के लास्ट में क्या है, 0 है, तो यहां पर भी लास्ट में 0 होना चाहिए, तब ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी 90 से, नहीं तो विभाजित नहीं होगी। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, यानी कि x की जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, x की जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इस y की जगह पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह को हमें पता निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले इन सभी अंकों का योग कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 7 20, और यहां पर कितना आ गया था, 0 आ गया था, 20 और 0 20 रहेगा। ठीक है, अब 20 में इन चारों में से क्या जोड़ें, 20 में इन चारों में से क्या जोड़ें कि 9 से पूरा विभाजित हो जाए। तो 20 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 24 आता है, 9 से विभाजित नहीं होगा, तो 4 हमारा आंसर नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे तो हमारा 23 हो रहा है, 23 में 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 90 से देखना ना हमें पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो 90 में 9 भी तो आता है। ठीक है, तो 9 से उसका योग पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, इन संख्याओं का योग, और संख्याओं का योग कितना आ रहा है, अभी तक 20 आ रहा है। y की जगह पर क्या रखें, 4 रखने पर भी हमारा योग विभाजित नहीं हो रहा है। 3 रख रहे हैं यानी कि 23 हो रहा, तब भी 9 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा। 5 रख रहे हैं, 25 हो जाएगा, 25 में 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर हम 7 रखें, y की जगह पर क्या रख लें, 7 रख ले, तो हमारा योग 27 आ रहा है, जो कि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है 3 बार। तो यानी कि y की जगह पर क्या आएगा, y की जगह पर 7 आ जाएगा। तो हमारी संख्या कुछ इस प्रकार बनेगी, 7 5 8 7 0, ये संख्या हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 7, और x की वैल्यू कितनी है, 0, और 7 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक कार्य ए बी तथा सी द्वारा मिलकर पूरा किया गया। ए तथा बी ने मिलकर कार्य का 30% भाग पूरा किया है। ए और बी ने मिलकर कार्य का कितना भाग करा है, 30% भाग करा है। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, बी तथा सी ने मिलकर कार्य का 80% भाग पूरा किया है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य का 80% भाग पूरा किया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, मतलब ए बी और सी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कार्य किसने किया है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम तो पूरा 100% ही होगा ना, और काम करने वाले कितने जने हैं, 3 जने हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 100%। अब इन तीनों ने मिलकर कार्य कितना करा, टोटल 100% ही किया है ना, लेकिन ए प्लस बी ने कितना किया, 30%। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बराबर 30 माइनस का बी, बी इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 30 माइनस का बी, इक्वेशन हमारी पहली आ जाएगी। यहां से भी अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस का बी हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारी ए की वैल्यू आ गई 30 माइनस का बी, और यहाँ सी की वैल्यू आ गई 80 माइनस का बी। अब इस वाली इक्वेशन में लास्ट वाली में ए की और सी की जगह इन वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे। ए की जगह पर क्या रख देंगे, 30 माइनस का बी, 30 माइनस का बी, और ये वाला बी पहले से था, लिख देंगे ऐसे ही। और सी की जगह क्या लिख देंगे, सी की जगह लिख देंगे 80 माइनस का बी, 80 माइनस का बी बराबर का 100 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। तो क्या देखते हैं, इस वाली बी से ये वाली बी कट जाएगी, एक माइनस की एक प्लस की कट जाएगी, 80 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, माइनस का बी बराबर का 100। इस 100 को इधर ले जाएंगे और इस बी को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं, पक्षांतर करने पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो 110, इधर 100 प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, और माइनस का बी किस में पहुंच जाएगा, प्लस के बी में। तो बी बराबर हमारा कितना आ गया, 110 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो बी ने कितना काम करा है, बी ने 10 काम करा है। ठीक है, लेकिन हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, अगर आपको पहली इक्वेशन का पता हो तो हमारी थी ए बराबर 30 माइनस का बी, यानी कि अगर b की वैल्यू को 30 में से घटा देंगे तो a द्वारा करा गया काम आ जाएगा, यानी कि a बराबर 30 माइनस का b, ये थी, तो बराबर 30 माइनस का 10 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो a ने कितना काम करा है, b काम करा, 20 काम करा है। ठीक है, 20%, b ने 10% करा है, a ने 20% करा है। तो c ने कितना करा है, तो दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दो, 10 और 20 30, तो c का बराबर कितना आ गया, 100 माइनस का 30 बराबर है 70%। यानी कि सी ने कितना काम करा, 70% करा है। तो सबसे ज्यादा किसने करा, सी ने ही करा है, तो सी सबसे ज्यादा कार्यकुशल है। तो सी कौन से ऑप्शन में है, सी है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 3 सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या क्या है। ठीक है,
अब इस सवाल को किस प्रकार करेंगे भाई, 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए 25%। जब 75% पास हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं 25%। 100 में से घटा देंगे 75 को तो 25% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन वैसे संख्या कितनी दे रखी है, 5050 दे रखी है। ठीक है, तो ये जो 25% वैल्यू है किसके बराबर है, 5050 के बराबर है। ठीक है, 5050 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 5050 बटे 25, और हमारे टोटल उपस्थित छात्र कितने होते हैं 100%, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100% बराबर हो जाएगा 50 बटे 25 गुणा 100। इस 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100, और आगे क्या होगा 5050 गुणा 4, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 400, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि 20,200 छात्र हमारे परीक्षा में उपस्थित हुए थे। 20,200 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 20,200 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 20,200 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, और यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें पता लगानी है। ठीक है, तो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है समचतुर्भुज। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 252 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, और दे रखा है एक विकर्ण, एक क्या दे रखा है, इसका विकर्ण दे रखा है, और जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अगर विकर्णों के दोनों को आपस में गुणा कर दें और उसका आधा कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 252 क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, 1/2 एक विकर्ण हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, दूसरा हम मान लेते हैं डी। ठीक है, आगे जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर हम इस 14 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 252 बटे 7, ये वाला 7 इधर भाग में चला जाएगा, ये वाला 7 इधर, ठीक है, बटे में चला जाएगा। तो 7 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 7 या 21, बचेगा 4, 7 छंग 42, यानी कि 36 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया इसका, 36 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, जो हमारा कौन से ऑप्शन में है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 36 सेंटीमीटर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं आज की क्लास का। 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या होगा। 9 के पहले 9 गुणांक लिख लेते हैं, 9 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नम 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के हमारे पहले 9 गुणांक हो गए। ठीक है, और औसत कैसे निकालते हैं, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। कितने गुणांक है ये, 9 गुणांक है, तो 9 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब भाग कैसे देंगे, इन सभी को जोड़ते नहीं है, पहले ऊपर वाले में से 9 कॉमन ले लेंगे, सभी में से 9 कॉमन लिया जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस 8 प्लस 9, ये बचेगा। और भाग करेंगे किससे, 9 से, इस 9 से 9 ये 9 कट जाएगा। और अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 9 45, यानी कि 45 इसका औसत आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा 9 के प्रथम 9 गुणांकों का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज की क्लास के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों एक प्रश्न हमने आपके लिए रखा है जिसका आंसर आपको घर में टाइप करके हमें बताना है। वो प्रश्न है आपका ये, 57 की घात 98 गुणा 35 की घात 25 और 33 की घात 96 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपके ऑप्शन से 7 6 5 4, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में टाइप जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।